हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ जो कि है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऊपर सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर। एक और वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा जो कि बोर्ड के ऊपर होगी, जो कि शॉर्ट सी होगी। ठीक है। और आई थिंक आपको पसंद आएगी। नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं वैसे ही पढ़ाऊँ बोर्ड के ऊपर तो आप बता सकते हो। वैसे ऐसे ही चल रहा है तो ऐसे भी सही है। यहाँ पे तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फिर पूरे नोट्स वहाँ पे जो है फिर काफ़ी लंबी वीडियो खींच जाती है। ठीक है। एरर क्या होते हैं? मेजरमेंट इनवेरिएबली इन्वॉल्व एरर एंड अनसर्टिनिटीज। ठीक है। जब मेजरमेंट्स में इनवेरिएबली जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब उसमें जो है एक तरह से इनवेरिएबल मतलब वेरिएशन आ जाती है जब भी किसी मेजरमेंट में, या अनसर्टिनिटीज़ आ जाती है। ठीक है। तो उसको जो है हम क्या बोल देते हैं? एरर्स बोल देते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस दैट इज टोटली फ्री ऑफ एरर्स और अनसर्टिनिटीज़। ठीक है, मतलब उतार चढ़ाव आप अनसर्टिनिटीज़ को बोल सकते हैं। तो ऐसी कोई भी केमिकल एनालिसिस नहीं है जो कि फ्री ऑफ हो इनसे, अनसर्टिनिटीज़ और एरर से। ठीक है। वी कैन ओनली होप टू मिनिमाइज एरर एंड एस्टिमेट देयर साइज विद एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी। हम होप कर सकते हैं, खुद से कोशिश भी कर सकते हैं कि एरर ना हो, कम हो, लेकिन एरर होते ही हैं। ठीक है। Error are caused by faulty calibration or standardization or by random variation and uncertainty in the result. एरर जो होते हैं वो फॉल्टी कैलिब्रेशन कैसे होती है यही मैं बता देता हूँ, आगे भी ये आता है। तो इससे अच्छा है मैं यही बता दूँ। कैलिब्रेशन आपने जो है वो, जैसे मान लो कोई आपने एक मेजर्ड, आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, जैसे बीकर ले लिया। ठीक है। तो उसको आपने उसमें जो है वो एक स्टैंडर्ड, आपने उस बीकर को स्टैंडर्ड माना है। ठीक है। वो उसी फॉर्म में बनाया है कि वो स्टैंडर्ड है। ठीक है। उस स्टैंडर्ड में आपने किसी केमिकल सब्सटेंस को लेना है, और एक जो आप एक रिएक्शन कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो आप रिएक्शन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, एक वो आपने लेना है। फिर वो जो निकलेगा आपके पास रिज़ल्ट, जो आप एनालिसिस करें, उसको आपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। जब आप उनको स्टैंडर्ड के और जो आपने टेस्ट सैंपल किया और स्टैंडर्ड किया, उन दोनों को जब आप कंपेयर करते हो, उनकी कंपेयरिंग के बाद पता चल जाता है कि क्या एरर है, कितना एरर है। ठीक है। बहुत ही कैलिब्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन भी सेम वही होती है। ठीक है। कैलिब्रेशन को स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। द टर्म एरर हैज़ टू स्लाइड डिफरेंट मीनिंग। एरर रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोलते हैं ट्रू वैल्यू को। ठीक है। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ये एरर ऑफर डिनोट द एस्टिमेट अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट। मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट में उतार चढ़ाव या बीच में कोई भी मतलब फ़र्क पड़ जाना, उसको एरर बोलते हैं। वी कैन ओनली होप टू मिनिमाइज एरर। ठीक है। देयर साइज विद एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी। नेक्स्ट होता है एरर इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मिटी प्रेजेंट इन एनी मेजरमेंट बाय एडिशन ऑफ एनी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। किसी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर के आने के कारण जो डिफॉर्मिटी होता है, मतलब ख़राब हो जाना किसी चीज़ का। ठीक है। उसको एरर बोलते हैं। इन द फार्मास्यूटिकल साइंस एरर आर इंड्यूस्ड बाय द डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स और मेथड। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एरर जो है डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स की वजह से भी आ सकता है और मेथड्स की वजह से भी आ सकता है। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एरर इफेक्टेड एरर इफेक्ट्स द मटेरियल प्रोडक्ट रिलेबिलिटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। क्या होता है कि जब एरर आता है तो उससे जो है मटेरियल प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं, उनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी ख़राब हो जाती है, उनकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इसमें फ़र्क पड़ जाता है। ड्यूरिंग एन एनालिसिस द रिजल्ट आर एक्सेप्टेड टू बी हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ठीक है। एनालिसिस के दौरान जो है रिज़ल्ट जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हाईली एक्यूरेट आए या प्रिसाइज हो। ठीक है। इसके बारे में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में आगे पढ़ेंगे। However, it is not happening in all cases because due to presence of error। मतलब हम चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं खुद से कि एक्यूरेसी और एक्यूरेट और प्रिसाइज आए वो रिज़ल्ट, लेकिन काफ़ी टाइम्स होता है कि वो एक्यूरेट नहीं आता है प्रेजेंस ऑफ एरर्स के कारण। दीज एरर मे बी प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेट। ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट होगा। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कैलकुलेटर पार्ट। ठीक है।
तो ये है कि एरर जो प्रिडिक्टेबल भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल, मतलब उनकी पहले से भविष्यवाणी भी, हाँ हो सकता है एरर, मतलब पहले बोल सकता है कोई नहीं अब आपने ये गलत कर दिया एरर आएगा, या नहीं भी मतलब सब ठीक चल रहा है फिर भी एरर आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। तो नेचर के अकॉर्डिंग एरर को टू पार्ट्स में कैटेगराइज की। उससे पहले अगर मैं आपको एरर का एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो मान लो कि आपके पास, जैसे आपको स्टैंडर्ड पता है कि इस बीकर में इतना है और इस बीकर में इतना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि 4.5 आपकी इसकी रीडिंग आएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ वो रीडिंग जो है 4 पॉइंट नहीं 4 ही आती है, ठीक है। मान लो आपका स्टैंडर्ड है 4.5 की रीडिंग आनी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 ही आती है। तो 4.5 माइनस 4 के बीच का जो रेशियो है, ये जो बीच में जो बच रहा है, मतलब 0.5 का जो गैप आ रहा है वही एरर है, ठीक है। और एग्जांपल मैंने जो है अपनी दूसरी वीडियो में भी दिया है, ठीक है। तो ऑन द नेचर ऑफ एरर कैटेगराइज है एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर। डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू एंड ट्रू या एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू क्या होती है कि सभी का सम डिवाइडेड बाय जो टोटल अमाउंट है उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मीन वैल्यू है हमारे पास, जैसे मान लो 2 + 3 + 4 + 5 ये सब है, और फिर इनका 3 2 5 10 14 ये इस तरह से मीन निकलता है, सभी को पता होगा, पढ़ा होगा सभी ने। तो एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू एंड ट्रू एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू। जब एब्सोल्यूट एरर को भांता कि मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे है कि एब्सोल्यूट एरर को आपने क्या करना है, बाय द ट्रू वैल्यू से, ठीक है। ट्रू वैल्यू से आपने एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करना है, मतलब ऊपर आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर, नीचे ट्रू वैल्यू, ठीक है। इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, दैट इज़ बाय द मल्टीप्लाइंग द रिलेटिव एरर बाय 100 और बाय एक्सप्रेसिंग इट एज पार्ट पर 1000, ठीक है। जब इसको मतलब मल्टीप्लाई किया जाता है 100 या पार्ट्स पर 1000 का मतलब 1000 से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिलेटिव आ जाता है कि मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। लेकिन इसमें एब्सोल्यूट को ट्रू से डिवाइड किया जाता है और फिर जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। ये तो पार्ट्स अगर पर 1000 निकाल तो 1000 से, और 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन है एक, इन द टी लीव्स एक्चुअल कंटेंट ऑफ कैफीन इज 30.50%। एक एग्जांपल मान लो, क्वेश्चन मान लो, ठीक है, कि टी लीव्स है उसमें एक्चुअल कंटेंट जो है कैफीन का 3.50% है। आप बोलोगे कि अब गलत बोल दिया मैंने यहाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 50 गिनते हैं ना, अलग अलग डिजिट, ठीक है। तो 3.50%, एंड इफ एनी एनालिस्ट आर एनालाइजेज द टी लीव्स एंड डिटरमाइन द कैफीन इज 3.75%, देन डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। तो आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर किसमें, पर 1000 जो परसेंटेज एंड पर 1000 में बताना। तो एक्चुअल कैफीन है 3.50, ठीक है, और मेजर्ड कैफीन है 3.75। एग्जाम्पल से आप समझ लो रिलेटिव और एब्सोल्यूट एरर। मतलब एनालिस्ट का मतलब जो कि प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें 3.50% है, लेकिन एनालिस्ट ने क्या एनालाइज किया कि उसमें 3.75% है प्रेजेंट। तो एक्चुअल कैफीन कितना है 3.50, लेकिन जो मेजर्ड कैफीन कंटेंट है वो कितना है 3.75, जो कि मेजर्ड किया गया एनालिस्ट के द्वारा, ये ठीक है। एक्चुअल 3.50 है, लेकिन मेजर किया 3.75। देन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा कि जो एक्चुअल है 3.75 माइनस 3.50, मतलब एक्चुअल को मेजर से घटा दिए तो वो आ गया आपके पास एब्सोल्यूट एरर। लेकिन रिलेटिव एरर परसेंटेज में किस तरह से आ जाएगा कि जो एब्सोल्यूट है, मैंने बताया ना आपको कि एब्सोल्यूट को ट्रू से माइनस किया है। जैसे एब्सोल्यूट है 0 पॉइंट, सॉरी हाँ 0.25 आया एब्सोल्यूट, तो उसको ट्रू वैल्यू हमारे पास थी 3.50। ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू एक ही होती, ठीक है ये। और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी रिलेटिव एरर की परसेंटेज, और जब 1000 से आप एक और ज़ीरो लगा देते हो यहाँ पे, तो ये जो है पार्ट्स पर 1000 आ जाते हैं। तो इस तरह से आप एग्जांपल से रिलेटिव और
एब्सोल्यूट एरर समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्सेज एरर आर कैटेगराइज्ड इनटू टू प्रिंसिपल। नेचर और सोर्सेज के बेस के ऊपर एरर को दो प्रिंसिपल्स के ऊपर कैटेगराइज किया है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली दो, मैंने दो इसलिए लिखा है, थर्ड भी है लिखा वैसे मैंने टाइप, लेकिन दो बेसिकली दो ही जो है इंपॉर्टेंट है। थर्ड ग्रॉस एरर है जो कि ओकेजनली होता है, इसके बारे में भी आगे डिटेल्ड है। सबसे पहले आता है डिटर्मिनेट और सिस्टमिक एरर, इनडिटर्मिनेट और रैंडम एरर, और थर्ड है ग्रॉस एरर। ठीक है, तो बेसिकली टू ही है, लेकिन ये थर्ड जो है वो मैंने ऐसे ही मतलब लिखा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो कह सकता है ये, लेकिन ये ओकेजनली होता है, तो इसका बहुत कम मतलब काफ़ी कम बुक्स में इसके बारे में दिया गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट और सिस्टमिक एरर। सिस्टमिक एरर आर अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीजर के कारण, रॉन्ग जो प्रोसीजर होता है, रॉन्ग मेजरमेंट, पीपट ब्यूरेट्स इनकी, और फैकल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी नॉट फैकल्टी, इट्स फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट के, जैसे कैलिब्रेटेड बैलेंस, मशीनरी सिस्टम, मतलब मान लो कि कैलिब्रेटेड बैलेंस ही जो है फॉल्टी है, मतलब जो स्टैंडर्ड चीज़ है हमारे पास वही फॉल्टी है, तो उससे हम कंपेयर किस चीज़ को करेंगे, सैम्पल को। ठीक है, तो ये होता है सिस्टमिक एरर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एनालिस्ट बिकॉज इट इज़ इजीली डिटेक्टेबल एंड कैन बी एलिमिनेटेड टू लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, तो इसको जो है सिस्टमिक एरर कंट्रोल किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है और एलिमिनेट भी किया जा सकता है लार्ज एक्सटेंट। तो सोर्सेज जो कि सिस्टमिक एरर को जो है वो बढ़ावा देते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के कारण, इक्विपमेंट्स के कारण होता है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी ही बोल रहा हूँ, तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो नोट्स के लिए। इट इज़ इजीली चेकेबल बाय द एनालिस्ट, एनालिस्ट के द्वारा जो प्रोसीजर को कर रहा है वो इजीली उसको चेक कर सकता है इंस्ट्रूमेंट एरर को। तो डिटर्मिनेट और सिस्टमिक एरर जो होते हैं उनको आप लार्ज एक्सटेंट तक एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रोपोर्शनल एरर, द एब्सोल्यूट एरर ऑफ दिस काइंड of the error changes with the size of simple in such a fashion that a relative error remain constant। ठीक है, relative error constant रहे, it is easily incorporated by the material that directly influence in analytical process। ठीक है, तो ये था थ्योरी। अब मैं प्रोपोर्शनल एरर को आपको सिंपली बता देता हूँ। ठीक है, प्रोपोर्शनल एरर में क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, प्रोपोर्शनल एरर में क्या होता है, अनुपात कम हो जाता है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताया है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि मान लो आपके पास कोई भी, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, सॉल्यूशन बनाया, अब वो सॉल्यूशन जो है आपने बना दिया, मान लो वो 3 ml बना दिया। ठीक है, मतलब ऐसे मान लो कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन कर दी, सॉल्यूशन बना दिया, 3 ml बना दिया। ठीक है, अब 3 ml आपने बना दिया, मान लो ग्लूकोज सॉल्यूशन बना दिया, स्टार्च सॉल्यूशन, कुछ भी बना दिया। ठीक है, बना दिया आपने 3 ml, अब बाहर से फॉरेन इम्प्योरिटीज़ आती है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ कंटेमिनेशन के कारण जो है क्या हो गया, इम्प्योरिटीज़ आई। अब आपने देखा यार यहाँ पे इम्प्योरिटी डल गई, अब उसने आपने इम्प्योरिटी को निकालने का ट्राई किया, इम्प्योरिटीज़ को निकालते निकालते क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है उसका जो है ग्लूकोज का वो निकल जाता है साथ में, तो उसके कारण एरर आ जाता है। छोटे मोटे जो प्रैक्टिकल्स हम करते हैं कॉलेज में या कहीं भी करते हैं, तो उसमें एरर को इतना गिना नहीं जाता है, क्योंकि वो हमने सिर्फ रिज़ल्ट देखने के लिए करने होते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री लेवल के ऊपर किए जाते हैं तो एरर की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, एक पॉइंट भर से भी जो एरर की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। अगर एक पॉइंट का फ़र्क पड़ गया तो आपका पूरा का पूरा जो भी बैच है वो ख़राब हो जाता है, और आपको फिर काफ़ी जो है भरपाई जो है पैसों की करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा बैच ख़राब होगा तो काफ़ी भरपाई करनी ही पड़ेगी। ये था प्रोपोर्शनल। उसके बाद आते हैं पर्सनल एरर, जो कि अपनी केयरलेसनेस, इग्नोरेंस और लैक ऑफ स्किल्ड के कारण होता है, मतलब हमें उतना ज्ञान भी नहीं है, केयरलेस होते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। दिस एरर इज़ आल्सो कॉल्ड द ऑपरेटिव एरर भी बोलते हैं इसको, और जिसमें हैंडलिंग द मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, इट अकर्स बाय हु आर हैंडलिंग द मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, मतलब पर्सनली खुद के द्वारा होता है। केमिकल रिएजेंट एरर, केमिकल रिएजेंट मतलब केमिकल एरर बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी। मान लो आपने कोई गलत केमिकल डाल दिया, उसके कारण रिएक्टिविटी हो गई, या सही भी डाला है तो आपने रेशियो नहीं देखी, या मान लो बुक में लिखा है 2 ml, आपने 3 ml डाल दिया खुद को समझदार समझते हुए, तो उस तरह से जो है ये होता है केमिकल और रिएजेंट एरर। ठीक है, मतलब केमिकल से के कारण जो है वो एरर आना है, केमिकल के कारण गड़बड़ होना किसी तरह का। एरर्स इन मेथोडोलॉजी, मेथड्स के कारण एरर आना। मोस्ट सीरियस एरर इन एनालिसिस एज द एरर अराइज ड्यू टू फॉल्टी मेथड, कोई फॉल्टी मेथड, गलत प्रोसीजर मेथड का पढ़ लिया, उसके कारण हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल, इनकम्प्लीट रिएक्शन
को प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज एट सकता है। इम्प्यूरिटीज एंड कंटेमिनेशन में आल्सो अल्टीरेट सॉरी अल्टर्ड द केमिकल एक्टिविटी एंड इंड्यूस्ड एरर। ठीक है, अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज हो जाना, ठीक है, या मतलब हाँ चेंज हो जाना, ठीक है। इम्प्यूरिटीज और कंटेमिनेशन के कारण जो होते हैं केमिकल रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है, जिसके कारण एरर आ जाता है। नेक्स्ट आता है इनडिटर्मिनेट एरर, जिसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। इन दिस एरर बी नॉट डिफाइंड द स्पेसिफिक वेल नोन रीज़न कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है, इसमें हम कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बता सकते, क्योंकि हमें खुद पता नहीं चलता कि कैसे हो रही है, एक्सीडेंटली हो जाता है। और इसको एलिमिनेट मतलब इसको मतलब फिर से ठीक नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, उसको मतलब एरर को हटाया नहीं जा सकता। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर भी इसको बोलते हैं। इट इज़ इंड्यूस्ड बाय द सेवरल सक्सेसिव मेजरमेंट परफॉर्म्ड बाय सेम एनालिस्ट अंडर द सेम कंडीशन एंड आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं इस एरर को चेक करने के लिए। ठीक है, ये एक्सीडेंटली आते हैं, मान लो कहीं फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, बाहर से पार्टिकल्स आ गए, खुद के कंटेमिनेशन के कारण हो गया। ठीक है, किस कारण होते हैं? सच एक्सीडेंटल एरर विल फॉलो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी अप्लाई टू गेट नेट कंक्लूजन रिगार्डिंग द रिजल्ट। ठीक है, बहुत सारे मैथमेटिकल लॉ का यूज़ किया जाता है इसके कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जैसे टू टाइप ऑफ एरर यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल आगे बताए हैं, इसके हैं वेरिएशन विद डिटर्मिनेट एरर और एरिटिक एरर। दीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम वेरिएशन, इन एरर को वेरिएशन से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल इन एग्निशन मतलब ज्वलनशीलता, मतलब आप किसी चीज़ को मतलब जला रहे हो, एक तरह से बॉयल ही करने मान लो। अ प्रेसिपिटेट ऑफ AlOH3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू कांस्टेंट वेट ऑफ aluminum oxide, an analyst may obtain different value without regular variation. This is because igniting the precipitate at correct incorrect temperature। क्या हुआ, इन सॉरी एग्निशन का मतलब ऐसे होता है, एग्निशन का मतलब होता है ज्वलनशील, मतलब किस चीज़ को जलाना। मान लो आपने कोई प्रेसिपिटेट हैं, PPT का मतलब है प्रेसिपिटेट, डाले हैं, उनको आप बॉयल कर रहे हो। ठीक है, और क्या होता है कि आपने एक इनकरेक्ट टेम्परेचर रख दिया है, या आप कहीं बातें करने में लग गए, टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ हो गया, तो उसके बाद इनकरेक्ट टेम्परेचर होने के कारण वो जो है वो कम हो जाएगी, उसकी रेशियो रेगुलर वेरिएशन नहीं आएगी। ठीक है, उसके कारण जो है आपको उसमें एरर देखने को मिल जाता है। इरेटिक एरर में एनालिस्ट हैज़ नो कंट्रोल, एनालिस्ट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, मतलब वो उसको कोई कंट्रोल कैसे होगा जब उसे पता नहीं चल रहा है कैसे हो रहा है, वो एक्सीडेंटल हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल वेरिएशन इन बैलेंसिंग व्हाइल हैंडलिंग। ठीक है, जब भी आप कोई बैलेंस कर रहे हो चीज़ को, तो कई बार गलती से मान लो हम्म, मान लो कोई, अच्छा हाँ एक और बात, चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं। एक्सीडेंटली लॉस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस के दौरान एक्सीडेंटली लॉस हो जाता है मटेरियल। ठीक है, मान लो कि आप बेइंग बैलेंस के ऊपर जो है वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, बेइंग बैलेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो। ठीक है, और आपने रख दिया कि हमने भाई इतना 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 लेना है, 2.5 ग्राम लेना है या 20 ग्राम लेना है। ठीक है, 20 ग्राम लेना है। अब क्या हुआ, आपने पाउडर फॉर्म रखा है, गलती से क्या हुआ कि किसी ने सांस भी ली, तो भी वो पाउडर जो है वो उड़ सकता है, वहाँ से उड़ जाएगा ना हवा में। ठीक है, सांस ही ले ली किसी ने, या मतलब कोई नज़दीक जा रहा है, या मतलब कुछ मतलब इतने पाउडर्ड फॉर्म है वो कि वो उड़ सकती है। ठीक है, वो उड़ सकता है पाउडर। ठीक है, मतलब वहाँ से जो है रिमूव हो सकता है, मान लो कहीं से थोड़ी सी भी हवा आ रही है तो वो पाउडर वहाँ से चला जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो मतलब वो पाउडर थोड़ा सी भी क्वांटिटी में चला जाता है तो वो एरर आ जाता है। इसलिए जब भी लेबोरेटरीज़ में होता है तो बिल्कुल बंद करके जो है सब कुछ काम किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि अगर हाँ बेइंग बैलेंस का मान लो एक और बात है, जैसे बेइंग बैलेंस है, मान लो आके मक्खी बैठ गई, मैं से जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल होते नहीं हैं। मान लो मक्खी बैठ गई, आपने नहीं देखा, मक्खी का भार भी आ गया, या मान लो आपका अपना ही हाथ रख दिया आपने गलती से, उसका भार भी आ गया, तो आप एक करेक्ट वे में जो है वो आप नहीं ले पाए उस पाउडर को, और उसके कारण जो है क्या होता है, इरेटिक एरर जो है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है सम एग्जांपल ऑफ इनडिटर्मिनेंट एरर। कुछ एग्जांपल इनडिटर्मिनेंट एरर के, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीरीज ऑफ रिप्लिकेटेड मेजरमेंट द टेम्परेचर माइट
फ्लक्चुएट स्लाइटली, ठीक है। जब भी आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, टेम्परेचर के कारण भी जो है एरर आ जाता है। दिस वुड काउज स्लाइट वेरिएशन इन द वॉल्यूम एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ पिपेट और ब्यूरेट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टिनिटी इज द मेजर, इंस्ट्रूमेंट के कारण जो है इनडिटर्मिनेंट एरर आ जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड केमिस्ट टचेज द पिपेट अगेंस्ट द साइट ऑफ कोनिकल फ्लास एंड परमिट इट टू ड्रेन फॉर अ सेट टाइम, ठीक है। जो एक्सपीरियंस्ड केमिस्ट होते हैं टचेज द पिपेट, पिपेट को टच करते हैं अगेंस्ट साइड ऑफ कोनिकल फ्लास, मतलब कोनिकल फ्लास के दूसरी साइड से जो है वो पिपेट को टच करते हैं और परमिट करते हैं ड्रेन फॉर सेट टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको ड्रेन मतलब सूखने देने के लिए, मतलब ड्रेन के लिए रख देते हैं, ठीक है, समटाइम्स के लिए। However, the way in which they do this and the time which is allotted for drainage may vary even if only slightly, ठीक है। This will cause a variation in the volume delivered, ठीक है, वेरिएशन होती है जो भी वॉल्यूम डिलीवर्ड। उसके बाद थर्ड है ग्रॉस एरर। दिस डिफर दीज डिफर फ्रॉम इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट एरर, दोनों से डिफर होता है, ओकेजनली होता है कभी कभी, और लार्ज और स्मॉल जो है वो लॉस दे सकता है, ठीक है। लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकते हैं। दे आर ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एरर का ही एक प्रोडक्ट है। ग्रॉस एरर लेड टू आउटलाइर्स result that appears to differ markedly from other all data in set of replicated measurement, ठीक है। मतलब बहुत सारे मार्केटली जो है वो डाटा को भी रेप्लिकेट कर देता है, ख़राब कर देता है, जिसके कारण जो मेजरमेंट के कारण जो होता है वो मार्केटली जो डाटा है वो भी रेप्लिकेट हो जाता है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ एरर। एरर की एलिमिनेशन, एरर को किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो वैसे तो बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता है, थोड़ा थोड़ा एरर आता ही है, लेकिन फिर भी बताया पीरियोडिक calibration of equipment is always desirable because the response of most instrument changes with time as a result of component, ठीक है, एजिंग, corrosion और mistreatment। इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन करके जो है, ठीक है, या बिकॉज द रिस्पॉन्स ऑफ मोस्ट इंस्ट्रूमेंट चेंजेस, ठीक है, विद टाइम, टाइम के साथ जो होता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का रिस्पॉन्स भी चेंज होता है, रिजल्ट ऑफ कंपोनेंट एजिंग, कोरोजन आ गया उसमें, जंग लग गया है, मिस ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है, उनके कारण जो होता है उसका रिजल्ट हो जाता है टाइम के साथ जो है वो चेंज। मोस्ट पर्सनल एरर कैन बी मिनिमाइज, बहुत सारे पर्सनल एरर को आप केयरफुली डिसिप्लिन लेबोरेटरी वर्क में जो है मिनिमाइज कर सकते हो। इट इज़ गुड हैबिट टू चेक इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, नोटबुक एंट्रीज एंड कैलकुलेशन सिस्टमेटिकली, ठीक है। ये मतलब आपकी अच्छी हैबिट है, होनी चाहिए कि आप जो है रीडिंग्स को चेक करें, बुक में जो रीडिंग दी उसको चेक करें कि 3 ml लिखा है तो हमने 3 ही डालना है, अपनी मर्ज़ी से 2 नहीं डालना है। मान लो मेरा पार्टनर है वो बता रहा है कि 34 बोल रहा है और मैंने ऐसे ही लापरवाही में 43 लिख दिया, या उससे मतलब वैसे मिलता जुलता कुछ लिख दिया, रिपोर्ट ख़राब हो गई, एरर अक्कर्स हो गया, ठीक है। तो ये है कि हमें अच्छे से सिस्टमेटिकली वे में चेक करना चाहिए। एरर्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, ठीक है, can usually be avoided by carefully choosing an analytical method or using an automated procedure। आउट प्रोसीजर और मेथड्स के कारण भी एरर आता है, तो इसलिए हमें ढंग से केयरफुली कली जो है वो एनालिटिकल मेथड चूज़ करना चाहिए और ऑटोमेटेड प्रोसीजर भी केयरफुली चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लैंक डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इसके आप नोट्स देख सकते हो, बाकी मैं आपको ब्लैंक डिटर्मिनेशन बता देता हूँ कि जिस रिएजेंट का आप यूज़ कर रहे हो उसी रिएजेंट से आपने जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करोगे उनको आपने जो है मतलब उसमें से जो है उस रिएजेंट को रनिंग आउट करवाना होता है, ठीक है। उसी से मतलब एक तरह से आप धोना समझ लो, मतलब धोते नहीं वैसे उसको, मतलब उसी रिएजेंट उसी केमिकल से रनिंग आउट उसमें डालते हैं और वो निकालते हैं बाहर, ठीक है। तो ब्लैंक डिटर्मिनेशन आप वो समझ सकते हो, ठीक है। बाकी आप यहाँ से इंग्लिश में पढ़ लो। वेरिएशन इन सैम्पल साइज एज द साइज ऑफ मेजरमेंट इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एरर डिक्रीजेज, ठीक है। जैसे साइज ऑफ मेजरमेंट बढ़ जाएगा तो जो कांस्टेंट एरर का इफेक्ट है वो घट जाएगा। द कांस्टेंट एरर कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बाय बेरिंग द सैंपल साइज, ठीक है। कांस्टेंट एरर जो होते हैं हमेशा डिटेक्ट होते हैं सैंपल साइज के वेरिएशन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल। ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल की एनालिसिस,
स्टैंडर्ड सैंपल की एनालिसिस करेंगे, फिर स्टैंडर्ड के साथ ही हमने जो होता है वो टेस्ट सैंपल को कंपेयर करना होता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि कितना एरर है भी या नहीं है। The overall composition of synthetic standard material must closely approximate the composition of sample to be analyzed. ठीक है, great care must be taken to ensure that the consideration of analyte is known exactly. ठीक है, जो analyte की consideration है वो exactly हमें known होनी चाहिए। ठीक है, a synthetic standard may not reveal unexpected inferences so that the accuracy of determination may not be known. ठीक है, तो ये था एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल। इंडिपेंडेंट एनालिसिस, इफ स्टैंडर्ड सैंपल आर नॉट अवेलेबल, अगर स्टैंडर्ड सैंपल अवेलेबल नहीं है तो इंडिपेंडेंट एनालिसिस की जाती है। ठीक है, ये जो होता है कि रिलेबल एनालिटिकल मेथड है जिसको यूज़ होता है इन पैरेलल। ठीक है, जिसको पैरेलल डिटर्मिनेशन भी आप बोल देते हैं। इंडिपेंडेंट मेथड शुड डिफर एज सच एज पॉसिबल फ्रॉम द वन अंडर स्टडी। ठीक है, ये डिफर होता है किससे, जो सैंपल एनालिसिस है। ठीक है, दिस प्रैक्टिस मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी दैट some common factor in the same sample has the same effect on both methods. Again, a statistical test must be used to determine whether any difference is a result of random error or in the method। और ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम जो है पैरेलल एनालिसिस की जाती है। अब पैरेलल एनालिसिस में क्या होता है, एक साइड स्टैंडर्ड लिया जाता है सेम उसी तरह से, और टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, और फिर जो है स्टैटिकल टेस्ट होता है जिसमें जो है वो एनालाइज किया जाता है कि कौन सा मतलब एरर इसमें जो है प्रोड्यूस हो रहा है, कितना एरर जो है प्रोड्यूस हो रहा है। कैलिब्रेशन हो गई। ठीक है, मैंने पीछे भी आपको कैलिब्रेशन के बारे में बता दिया। सो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।